एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी है और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही हैं। आपको पता है हम पढ़ रहे हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 फिजिक्स, चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसका नाम था साउंड। तो इस चैप्टर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ये 3rd पार्ट है। तो यहाँ से पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले 2nd चैप्टर पढ़ के आना होगा, उसके बाद ही आप ये चैप्टर समझ पाएंगे। तो चलिए आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सारी वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो वहाँ पर छोटा सा बेल आइकन बना हुआ है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आगे का कंटिन्यू करते हैं। जिसका अगला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो ये चीज़ क्या होती है और कैसे होता है, ये सभी हम पढ़ने वाले हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर हिटिंग अ सॉलिड मटेरियल इज नॉन एज रिफ्लेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट का बाउंस बैक कर जाना एक सॉलिड मटेरियल को हिट करके, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। समझ में आता है ना आपको? आप यहाँ पर खड़े हो, आपके हाथ में एक बॉल है और ये बॉल है, ठीक है, दीवार है, ये आपने हिट करी, सॉलिड सरफेस से हिट करी, बॉल एक ऑब्जेक्ट हो गया और सॉलिड सरफेस से हिट करी, उसके बाद वो वापस आपके पास आती है, तो यही तो रिफ्लेक्शन होता है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब हम यहाँ पर साउंड का रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। इट मे बी डिफाइंड एज बाउंसिंग बैक ऑफ द साउंड एनर्जी आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सॉलिड सरफेस। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? वो तो हमने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। साउंड का बाउंस बैक करना, साउंड एनर्जी का बाउंस बैक करना एक सॉलिड सरफेस को हिट करने के बाद, वो हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। समझ में आया? रिफ्लेक्शन में तो हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में क्या होता है, साउंड एनर्जी का बाउंस बैक होना, यही होता है, ठीक है। द डिग्री ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द स्ट्राइकिंग मटेरियल। रिफ्लेक्शन कितना होगा, साउंड का रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये चीज़ किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि जिस मटेरियल पर वो स्ट्राइक कर रहा है, वो मटेरियल का नेचर कैसा है, वो किस चीज़ का बना हुआ है। जैसे मटैलिक शीट्स आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड। मटैलिक शीट्स जो होती है, जो चीज़ें मेटल की बनी होती हैं, वो गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं साउंड के। लेकिन वुड, क्लॉथ, रबर एट्सेट्रा, ये सभी आपके बैड रिफ्लेक्टर्स होते हैं साउंड के। और जितने भी बैड रिफ्लेक्टर्स होते हैं ना, वो गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं साउंड के, ठीक है। यानी कि जिसमें से जिन सब्सटेंसेस पे से, जिन ऑब्जेक्ट्स पे से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तो वो हो गए आपके बैड रिफ्लेक्टर्स। लाइट नहीं, साउंड, वो हो गए आपके बैड रिफ्लेक्टर। और जो ऑब्जेक्ट आपके बैड रिफ्लेक्टर में आते हैं, वो साउंड को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझ में आया? तो इसकी अपोजिट है क्या, कि जो बैड रिफ्लेक्टर्स हैं साउंड के, वो गुड एब्जॉर्बर्स हैं, और जो बैड एब्जॉर्बर्स होंगे ना, वो गुड रिफ्लेक्टर्स होंगे। समझ में आया? तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान रखना। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं इन विच यू हैव टू प्रूव दैट साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड। आपको ये प्रूव करना है कि साउंड जो है वो आपकी रिफ्लेक्ट होती है। प्रोसीजर में आपको क्या करना है, टेक 2 लॉन्ग होलो ट्यूब्स, 2 लंबी खाली ट्यूब्स लेनी है, होलो मीन्स खाली, एम्प्टी, एंड प्लेस देम एट एन एंगल ऑन अ मेटालिक सरफेस, और उन्हें एक एंगल पर रखना है, एक मेटालिक सरफेस के ऊपर, एक एंगल पे। कीप अ कार्डबोर्ड वर्टिकल टू द मेटालिक सरफेस बिटवीन द होलो ट्यूब्स। जो होलो ट्यूब्स लिए हैं उनके बीच में वर्टिकल कार्डबोर्ड रख दीजिए, ठीक है। मेटालिक सरफेस मतलब आपका मेटालिक सरफेस ये होना चाहिए। फिर ऐसे आप कार्डबोर्ड रख दीजिए, एक होलो ट्यूब आपकी यहाँ पर रख दीजिए और एक होलो ट्यूब ऐसे रख दीजिए, एंगल बनाकर रखना है। समझ में आया? नाउ प्लेस एन अलार्म क्लॉक एट द एंड ऑफ 1 ट्यूब। अब मान लीजिए इस साइड एक एंड पर क्या रख दीजिए, आप अलार्म क्लॉक रख दीजिए, एंड ट्राई टू लिसन टू द साउंड एट द एंड ऑफ अदर ट्यूब। और इस वाली ट्यूब से आप अपना ईयर यहाँ पर लगाइए और साउंड को, ये जो क्लॉक की साउंड आ रही है ना, इसे सुनने की कोशिश कीजिए। कीप ऑन चेंजिंग द एंगल ऑफ द हियरिंग ट्यूब। जिस ट्यूब से आप सुन रहे हैं उसका एंगल चेंज करते रहिए, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा पास ले जाओ बिल्कुल कार्डबोर्ड से, या फिर थोड़ा दूर ले जाओ, ऐसे एंगल चेंज करते रहिए। और कब तक करना है, फाइंड द पोजीशन वेयर यू आर एबल टू हियर द साउंड क्लियरली। और उस पोजीशन को फाइंड आउट करना है जहाँ पर आपको साउंड एकदम क्लियर सुनाई दे रहा है, उस क्लॉक का साउंड एकदम क्लियर सुनाई दे रहा है, वहाँ उस पोजीशन पर आपको रुक जाना है। सो दिस इज़ द एंगल ऑफ प्रॉपर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो वो जो एंगल बनेगा आपका, वो आपका प्रॉपर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एंगल बन जाएगा। यानी कि इस एंगल से आपको प्रॉपर साउंड सुनाई दे रहा है, तो प्रॉपर रिफ्लेक्शन हो रहा है उससे साउंड का, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये मेटालिक सरफेस है, ये कार्डबोर्ड लिया हुआ है, इस साइड दोनों ट्यूब्स रखी हैं आपने, ठीक है। इस साइड आपने क्या रख दिया, अलार्म क्लॉक रख दी, और इस साइड से आप साउंड को सुन रहे हो। आपने इसे क्या करना है, बार बार मूव करना है थोड़ा थोड़ा, और ये देखना है कि
कौन सा एंगल ऐसा है जहाँ पर आपको इस क्लॉक की साउंड एकदम क्लियर सुनाई दे रही है। तो जिस एंगल पर आपको क्लियर सुनाई देगी वो एंगल कहलाएगा आपका एंगल ऑफ प्रॉपर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। अब हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। क्या? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर लेना। व्हेन द साउंड एनर्जी स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ एनी मटेरियल, जब साउंड एनर्जी किसी भी मटेरियल के सरफेस को स्ट्राइक करती है एंड यू आर एबल टू हियर दैट साउंड, देन इट इज़ रिफ्लेक्शन। और अगर आप उस साउंड को सुन पा रहे हो, ठीक है, मतलब साउंड एनर्जी किसी मटेरियल के किसी भी सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है, कोई भी मटेरियल हो, ठीक है, उस पर स्ट्राइक कर रही है और आप उस साउंड को सुन पा रहे हो, तो वो तो हो गया आपका रिफ्लेक्शन। अभी हमने पढ़ा। इफ़ यू आर नॉट एबल टू हियर द साउंड, अगर लेकिन आप साउंड को नहीं सुन पा रहे हो, दैट इट मीन्स साउंड हैज़ बीन एब्जॉर्ब। इसका मीनिंग क्या हो गया कि साउंड एब्जॉर्ब हो गई है साउंड। द सॉफ्ट सर्फेसेज आर बैड रिफ्लेक्टर्स एंड गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ द साउंड। जो सॉफ्ट सरफेस होते हैं ना आपके, जैसे क्लॉथ, रबर, सॉफ्ट सरफेस हो गए, तो ये बैड रिफ्लेक्टर्स होते हैं, है ना, पढ़ा था हमने, बैड रिफ्लेक्टर्स होते हैं। और गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं साउंड के, यानी कि जो सॉफ्ट सरफेसेस होते हैं वो आपके साउंड को रिफ्लेक्ट नहीं करते, वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे ही जो हार्ड सरफेस होंगे, लाइक आपका कॉटन, रबर, वूल, थर्मोकॉल्स, नहीं ये तो गुड एब्जॉर्बर्स हो गए। जो आपके हार्ड सरफेस होंगे वो आपके गुड रिफ्लेक्टर्स होंगे। हार्ड सरफेस जैसे आपका क्या, मेटेलिक शीट्स हो गई, ठीक है, और वुड हो गया, तो ये हार्ड सरफेस हो गए जो सॉलिड होंगे, ठीक है। जो हार्ड सरफेस होंगे वो गुड रिफ्लेक्टर्स होंगे, वो साउंड को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, यही तो पढ़ा। सॉफ्ट सरफेसेस हैं तो बैड रिफ्लेक्टर, गुड एब्जॉर्बर, ठीक है। और आपके हार्ड सरफेस है तो हार्ड सरफेस होंगे तो गुड रिफ्लेक्टर, बैड एब्जॉर्बर्स होते हैं। तो आपका आगे क्या बोल रहा है, कॉटन, रबर, वूल, थर्माकोल्स एटसेट्रा, ये सभी आपके गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं साउंड के। और हमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इको। इको क्या होता है? यू ऑल मस्ट हैव हियर्ड इकोज ऑफ योर ओन वॉइस वाइल प्रोड्यूसिंग साउंड इन अ डोम्ड होल और इन अ वेल और वाइल स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल। आप सबने अपनी साउंड की, अपनी खुद की वॉइस की इकोज सुनी हुई हैं। कब? जब वो प्रोड्यूस करते हो आप साउंड एक डोम्ड होल में। डोम्ड यानी जब कोई ऐसा वाला एरिया होता है, ठीक है, डोम होता है उस पर, एक कुएं में या फिर आप एक वॉल के आगे खड़े हो, तब भी आपको अपनी साउंड की इको सुनाई देती है जब आप वहाँ पर बोलते हो, ठीक है। तो क्या होता है इको? आपकी जो गूंज होती है, क्या, आपकी आवाज़ की जो गूंज होती है उसी को बोलते हैं, ठीक है। कैसे? इको इज़ द रिपीटिशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ साउंड सोर्स। किसी भी साउंड सोर्स यानी कि किसी भी साउंड की जो साउंड रिपीट हो रही है, ठीक है। जैसे आप क्या होता है, किसी पहाड़ी वाले एरिया में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा पहाड़ी है, तो आप एक तरफ खड़े होकर एकदम आवाज़ लगाओ, अपना नाम बोल रहे हो, ठीक है, या किसी को आवाज़ लगा रहे हो, तो वो साउंड वापस आता है। ऐसा लगता है दूसरी तरफ से भी कोई बोल रहा है, तो साउंड आपकी रिपीट होती है। आप साउंड सोर्स हो गए आपके, आप साउंड निकाल रहे हो और वो साउंड रिपीट होती है, तो वही तो इको होता है, ठीक है। सो when you produce a sharp loud sound while facing towards a hillock, you hear two sounds, one produced by you and the other reflected by the hill. इसलिए जब आप किसी भी कोई भी एक शार्प और लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, तेज़ आवाज़ निकालते हो, और आप मान लो एक हिलॉक के सामने खड़े हो, एक पहाड़ी के सामने खड़े हो, तो आपको दो साउंड सुनाई देंगी। एक साउंड जो आपने प्रोड्यूस करी और दूसरी साउंड हिल के द्वारा, जो वो पहाड़ी है उसके द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी। So we can say echo is a phenomenon where sound is reflected by an obstacle and reaches the listener sometime after the original sound made by him. इसलिए echo एक ऐसा phenomenon है, एक ऐसा process है, ठीक है, जहाँ पर साउंड रिफ्लेक्ट कर दी जाती है किसी भी ऑब्स्टेकल के द्वारा, किसी भी बाधा के द्वारा, ठीक है, कोई रुकावट के द्वारा साउंड को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। और वो जो साउंड रिफ्लेक्टेड वाली साउंड है, जब उसने वो ओरिजिनल साउंड बनाई उसके कुछ टाइम बाद वो वाली साउंड उसे सुनाई देती है। कौन सी साउंड? जो हिल के द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा, उस ऑब्स्टेकल के द्वारा जब रिफ्लेक्ट कर दी गई है, लिसनर को कुछ देर बाद सुनाई देती है। सो द फिनोमिनन ऑफ इको कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द कैरेक्टरिस्टिक परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। तो ये जो फिनोमिनन है इको का, इसे हम एक कैरेक्टरिस्टिक से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो है आपका परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। हियरिंग आपको यानी कि सुनाई कितनी देर बाद दे रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, अ ह्यूमन ईयर कैन हियर टू साउंड सेपरेटली एंड डिस्टिंक्टली।
इफ दे रीच द ईयर एट एन इंटरवल ऑफ 1/10 ऑफ अ सेकेंड। एक ह्यूमन ईयर जो होता है, जो एक इंसान का कान होता है, वो दो साउंड्स को सेपरेटली, अलग अलग और डिस्टिंक्टली, अलग अलग सेपरेटली सुन सकता है, पहचान भी सकता है उन्हें, अगर वो जो दोनों साउंड्स हैं उनके बीच में 1/10 ऑफ अ सेकेंड, एक सेकेंड का 1/10 पार्ट का गैप हो। ठीक है, 1/10 ऑफ सेकेंड, इतने सेकेंड्स का क्या होना चाहिए, उन दोनों साउंड्स के बीच में गैप होना चाहिए। तो यही होता है आपका परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। इफ दे रीच इन एन इंटरवल विच इज लेस देन 1/10 ऑफ अ सेकेंड, अगर वो इस इंटरवल से कम में पहुंचती है, वी कैन नॉट हियर दी टू डिस्टिंक्टली, आप उन दोनों साउंड्स को अलग अलग सेपरेटली नहीं सुन पाओगे। This characteristic property of the human ear, due to which it cannot make distinction between two sounds reaching it within an interval of 1/10 of a second, is known as persistence of hearing. तो ये जो characteristic property होती है human ear की, जिस वजह से वो साउंड के बीच में, दो साउंड्स के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं कर पाता, उन्हें पहचान नहीं पाता है, अगर वो 1/10 ऑफ अ सेकेंड के इंटरवल के अंदर अंदर ही आ रही हैं, तो उसी को हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। So for echo to be heard by a human ear, the distance of the reflecting surface should be such that the time taken by the sound produced by the listener and the reflected sound to reach the listener is at least 1/10 of a second. इसलिए अगर एक ह्यूमन ईयर इको सुनना चाहता है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डिस्टेंस है वो लिसनर से इस तरीके से होना चाहिए कि साउंड जो लिसनर ने प्रोड्यूस करी है और रिफ्लेक्टेड साउंड जो लिसनर तक पहुंच रही है, उन दोनों के बीच का गैप एटलीस्ट 1/10 ऑफ अ सेकेंड होना चाहिए। उन दोनों के बीच में, दोनों साउंड्स के बीच में क्या है, बात वही घूम फिर कर आ रही है, जो लिसनर है, ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड साउंड वापस आ रही है लिसनर तक, उन दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 1/10 ऑफ अ सेकेंड का होना चाहिए। So we know that speed of sound in air at 25 डिग्री सेल्सियस is about 340 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है कि स्पीड ऑफ साउंड, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है, अलग अलग कॉमन गैसेस के, कॉमन सब्सटेंसेस के साउंड की स्पीड पढ़ी थी उनमें, ठीक है। तो एयर की 25 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकेंड। सो लेट अस कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर इको टू टेक प्लेस। अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए जिससे इको सुनाई दे। सो लेट दी डिस्टेंस बी डी, डी लेनी है आपको, डिस्टेंस निकालनी है ना, आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस निकालनी है आपको, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ऐसे कैसे निकालते हैं आपको पता है, स्पीड के नीचे 1 ले लीजिए, अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो स्पीड के नीचे 1 ले लीजिए, कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं ना, डिस्टेंस इंटू 1 करोगे तो डिस्टेंस आएगा और स्पीड इंटू टाइम हो गया। स्पीड कितनी ली आपने, 340 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना होना चाहिए, 1/10 सेकेंड होना चाहिए। आप इस पूरे को सॉर्ट आउट करोगे 34 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, किसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि अगर आप यहाँ खड़े हो और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपका, तो ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये 34 मीटर के उस गैप पर होनी चाहिए, तभी आप इको सुन सकते हो, अदरवाइज आप नहीं सुन पाओगे। Now 34 meter is the distance which the sound produced will have to cover in 1/10 of a second in traveling to the reflecting surface and then traveling back. इसलिए 34 मीटर वो डिस्टेंस है इन जिसमें साउंड जो प्रोड्यूस हुई है वो डिस्टेंस कवर करना होता है 1/10 ऑफ अ सेकेंड में, ठीक है, पूरा ट्रैवल करना होता है उस साउंड को। इट मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 34/2, यानी कि क्या बोल रहा है, देखो आप खुद समझो ध्यान से, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। 34 मीटर वो डिस्टेंस है जिसमें साउंड जो प्रोड्यूस हुई है उसे कवर करना होता है 1/10 ऑफ अ सेकेंड में। क्या 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 ट्रैवल कैसे करना होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक पहुंचना, ठीक है, साउंड मतलब यहाँ से हुई है, वो पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पहुंचेगी, फिर वापस भी तो आना है उस साउंड को, वापस आना है, तो 34 मीटर कवर करना है उसे 1/10 सेकेंड्स में, यानी कि 17 मीटर्स होनी चाहिए डिस्टेंस इनके बीच में। 17 मीटर्स क्यों, 34 मीटर तो पूरा डिस्टेंस हो गया कि यहाँ से यहाँ जाना और फिर यहाँ से यहाँ आना, ठीक है, तो 2 बार हो गया ना, एक बार ये एक बार ये, तो 2 हो गया। 34 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा आपका, 17 मीटर्स आएगा। तो स्पीकर से लिसनर तक, सॉरी, जो साउंड प्रोड्यूसिंग कर रहा है
उसका ऑब्स्टिकल से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए सोर्स ऑफ साउंड से, तभी इको सुनाई देगा. इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट वी डू नॉट हियर इको इन अ रूम एज द डिस्टेंस फॉर रिफ्लेक्शन इज लेस देन द रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ 17 मीटर. इसी वजह से क्या होता है, आप रूम में अपनी इको नहीं सुन पाते हो, क्योंकि रिफ्लेक्शन का जो डिस्टेंस है जो आपको 17 मीटर चाहिए वो उससे लेस देन होता है, उससे कम होता है. समझ में आया. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं. ये तो अभी हमने पढ़ा क्या, इको. इको कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या क्या कंडीशंस उसमें चाहिए आपको, तो हमने वो चीज़ पढ़ी. ठीक है, डिस्टेंस आपको 17 मीटर चाहिए, टाइम कितना चाहिए, 1/10 ऑफ अ सेकेंड चाहिए. परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा. हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो जो है सोनार. सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. सोनार इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी और लोकेटिंग अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स लाइक सबमरीन्स, रीफ्स एंड फिश. सोनार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे यूज़ किया जाता है समुद्र की गहराई नापने के लिए. ठीक है, समुद्र की गहराई नापने के लिए या फिर अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करने के लिए, उनके लोकेशंस देखने के लिए, जैसे सबमरीन्स हैं, रीफ्स हैं, फिश हैं, उनकी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए भी सोनार का यूज़ किया जाता है. सोनार यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ इको टू मेजर द डेप्थ. गहराई नापने के लिए सोनार इको का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है. ठीक है. हाईली सेंसिटिव ट्रांसमीटर, एक बहुत हाईली सेंसिटिव ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स आर फिटेड एट द बॉटम ऑफ द शिप. शिप के बॉटम में अल्ट्रासोनिक वेव्स को रिसीव करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है और एक लगाया जाता है हाईली सेंसिटिव ट्रांसमीटर. द इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसेस अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड ट्रांसमिट्स देम फ्रॉम ट्रांसमीटर टी. तो ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करने रिसीवर लगाया है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करता है. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, फिर क्या करता है, उन्हें ट्रांसमीटर की हेल्प से ट्रांसमिट करता है सारे में. ठीक है. आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी सी बेड और अदर ऑब्जेक्ट. अब जब साउंड प्रोड्यूस हो रही तो वो रिफ्लेक्ट करेगी किसी चीज़ से. साउंड के शिप के बॉटम में लगाया, शिप के बॉटम में लगाया तो जो सी बेड होता है आपका, यहाँ पर देखिए पिक्चर में दिखाया हुआ है क्या, ये आपकी शिप है, इसके बॉटम में दोनों ऑब्जेक्ट्स लगा दिए. क्या क्या लगा दिए, अल्ट्रासोनिक वेव्स लगा दी और ट्रांसमीटर लगा दिया. ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स ने वो भेजी वेव्स, ठीक है, ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट करी. जब वो सी बेड यानी कि उसके तले से, जो समुद्र का तला होता है, उससे टकराई गई या फिर किसी ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कुछ भी, आपके पत्थर वगैरह हो सकते हैं, तो वेव्स आर रिसीव्ड बाय द रिसीवर. वेव्स जो रिफ्लेक्ट करेंगी, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो रिसीव कर ली जाएंगी रिसीवर के द्वारा. एंड टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग ऑफ द वेव्स इज नोटेड इलेक्ट्रॉनिकली. और इन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है, कि इन दोनों के बीच में वेव्स को पहले भेजना फिर उन्हें रिसीव करना, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है उसे इलेक्ट्रॉनिकली नोट कर लिया जाता है. नाउ वी नो दैट, अब हमें पता है कि स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज, सी वाटर में साउंड की स्पीड होती है आपकी 1500 मीटर पर सेकेंड. विद दीज टू डेटा वी कैन नो द डेप्थ ऑफ द सी बेड. इन दोनों डेटा की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सी बेड की डेप्थ को नाप सकते हैं. दो डेटा कौन से हो गए, ये तो स्पीड तो आपको ये लर्निंग करनी पड़ेगी. ठीक है, साउंड की सी वाटर में क्या होती है, और जो आपने इलेक्ट्रॉनिकली डेटा रिकॉर्ड किया, टाइम इंटरवल रिकॉर्ड किया था ना इलेक्ट्रॉनिकली, तो उन दोनों की मदद से आप क्या कर सकते हो, डेप्थ नाप सकते हो. इफ फॉर एग्जांपल इफ अ टाइम इंटरवल ऑफ 2.2 सेकेंड elapses बिटवीन ट्रांसमिशन रिसीविंग ऑफ द सिग्नल. आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक टाइम इंटरवल दिया हुआ है 2.2 सेकेंड्स का, जो ट्रांसमिशन और रिसीविंग, सिग्नल के ट्रांसमिशन और रिसीविंग के बीच में आया. देन टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच द सेकेंड बेड. सेकेंड बेड तक टाइम, साउंड पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, फिर 2.2 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि सेकेंड बेड तक जाना है ना उसे, 1.1 सेकेंड आ गया. टेकिंग स्पीड ऑफ साउंड एज 1500 मीटर पर सेकेंड इन सी वाटर. अब आपने साउंड ले ली 1500 मीटर पर सेकेंड. डेप्थ ऑफ द सी बेड इज 1500 मीटर पर सेकेंड. सी बेड की जो डेप्थ है वो क्या आएगी, फिर 1500 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम, क्या, स्पीड इंटू 9. डेप्थ भी तो एक तरह की डिस्टेंस हो गई ना, डिस्टेंस ही तो नाप रहे हो आप, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1650 मीटर आ जाएगा. ये था आपका सोनार का कॉन्सेप्ट. ठीक है, फुल फॉर्म भी आ जाती है 1 मार्क में, तो वो भी लर्न कर लीजिएगा. अगला टॉपिक है हमारा अदर एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आपका कहाँ कहाँ अप्लाई होता है हम वो पढ़ेंगे.
फर्स्ट है बैट्स यूज द रिफ्लेक्टेड साउंड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ इंसेक्ट्स और अदर ऑब्स्टिकल्स इन देयर पाथ। बैट्स, ये बैट क्रिकेट वाला बैट नहीं है, चमगादड़, ठीक है। बैट्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्टेड साउंड का यूज़ करते हैं जिससे इंसेक्ट और उनके रास्ते में जो भी इंसेक्ट्स आ रहे हैं और या दूसरी ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं उनकी लोकेशन उन्हें पता पड़ जाती है। कैसे पता पड़ती है? दे एमिट हाई फ्रिक्वेंसी साउंड सिग्नल्स, स्क्वीक्स, उनकी जो आवाज़ होती है स्क्वीक्स, उनमें वो क्या करते हैं, वो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड सिग्नल को एमिट करते हैं एंड लिसन टू द इको प्रोड्यूस्ड, और उससे जो इको प्रोड्यूस होती है उसे सुनते हैं। द टाइम टेकन बाय इको गिव्स देम एन आइडिया ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल इन देयर पाथ और इंसेक्ट्स एटसेट्रा। तो इको के द्वारा जो टाइम लिया जाता है इस काम को करने में, उससे उन्हें आइडिया मिल जाता है उस डिस्टेंस का कि उनके रास्ते में क्या क्या रुकावट आ रही है या क्या इंसेक्ट है या फिर क्या चीज़ है, तो उस चीज़ का उन्हें पता पड़ जाता है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ही तो कॉन्सेप्ट हो गया ना। अगला क्या है? इन बिग हॉल्स एंड ऑडिटोरियम्स एटसेट्रा कॉन्केव रिफ्लेक्टिंग बोर्ड्स आर प्लेस्ड एट द बैक ऑफ द स्पीकर विच रिफ्लेक्ट्स द साउंड टू द ऑडियंस। जो बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, ऑडिटोरियम्स होते हैं, उनमें कॉन्केव रिफ्लेक्टिंग बोर्ड्स लगाए जाते हैं स्पीकर के बैक साइड पर, जो साउंड को रिफ्लेक्ट करता है, पूरी ऑडियंस उस आवाज़ को सुन सकती है, ठीक है। अगली एप्लीकेशन क्या है? हियरिंग एड, सुनने की जो दिक्कत होती है, परेशानी। ईयर ट्रम्पेट्स यूज्ड बाय द पर्सन्स हु आर हार्ड ऑफ हियरिंग ऑल्सो यूज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ईयर ट्रम्पेट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। हियरिंग एड इंस्ट्रूमेंट आता है, ईयर ट्रम्पेट्स यूज़ किए जाते हैं उन लोगों के द्वारा जिन्हें सुनने में कुछ दिक्कत होती है, ठीक है। उसमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का कॉन्सेप्ट लगता है। द साउंड एनर्जी रिसीव्ड बाय द वाइड एंड ऑफ द ट्रम्पेट, ट्रम्पेट के जो वाइड एंड होता है उसके में साउंड एनर्जी रिसीव कर ली जाती है, वो रिफ्लेक्ट होती है एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्मॉलर एरिया, और एक स्मॉल एरिया पर उसका फोकस पड़ता है, विच इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इन द ईयर, और ईयर में जो साउंड की इंटेंसिटी होती है उस चीज़ से वो इंक्रीज हो जाती है और उस पर्सन को वो चीज़ जो भी सुन रहा होता है वो चीज़ सुनाई देती है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। अगला टॉपिक हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या फिर आप कह लीजिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। The different living organisms, different musical instruments and different objects produce different sounds because the sound waves produced by the above mentioned different objects have different amplitudes and frequencies। क्या बोल रहा है? जो different living organisms होंगे, different musical instruments होंगे, different objects होंगे, तो सभी different sounds produce करेंगे क्योंकि sound waves, इन सभी के द्वारा जो sound waves produce करी जाएंगी उनकी डिफरेंट एम्पलीट्यूड होंगे और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी। ईच टाइप ऑफ साउंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नोन एज। जो हर तरह की साउंड है उनमें 3 टाइप की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं, जिसमें सबसे पहले है लाउडनेस, फिर पिच एंड फिर है क्वालिटी। ये भी देख लेते हैं हम जल्दी से। सबसे पहला आता है लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है? इट इज़ द मीजर ऑफ हैवीनेस ऑफ द साउंड इन which depends on the amplitude of the sound vibrations। लाउडनेस क्या होता है? आपका साउंड की हैवीनेस को मीज़र करने के लिए क्या होती है? यूज़ होती है। क्या? साउंड की हैवीनेस को देखने के लिए बोलते हैं ना कि इसकी आवाज़ मोटी है, इसकी पतली है, तो वही चीज़ हो गई लाउडनेस कितनी है। तो उस चीज़ को मीज़र करना होता है जो डिपेंड करता है कि उसके साउंड वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड कितना है। वाइब्रेशंस अगर ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस लाउड साउंड्स। अगर लार्ज एम्पलीट्यूड होगा तो लाउड साउंड्स प्रोड्यूस होंगे, मोटी आवाज़ आएगी। वाइब्रेशंस ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस सॉफ्ट और लो साउंड्स। जिनके स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा उनके वाइब्रेशंस होंगे, स्मॉल एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशंस होंगे तो सॉफ्ट और लो साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसा आप यहाँ पर इस पाई चार्ट में देख सकते हैं। इस चार्ट में क्या यहाँ पर ये हायर एम्पलीट्यूड दिखा दिया तो हाई साउंड आएगी, लाउड साउंड आएगी, और लो एम्पलीट्यूड दिखा रहे हैं थोड़ा कम है ना, पीक देखो आप, इसका पीक कितना है, इसका पीक कम है तो लो एम्पलीट्यूड होगा, इसका सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। इवन व्हेन 2 साउंड्स हैव सेम फ्रीक्वेंसीज, अगर दोनों साउंड की अगर सेम फ्रीक्वेंसी है तो जिसका बड़ा एम्पलीट्यूड होगा वो लाउड होगी और जिसका स्मॉल क्या होगा एम्पलीट्यूड, उसका साउंड सॉफ्ट होगा। दिस इज़ क्लियर फ्रॉम द 2 फिगर्स। इन दोनों फिगर्स से जो भी हमने देखी वो उसमें क्लियर है जो दी हुई है। वेयर साउंड वेव्स विद सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। फ्रीक्वेंसी तो सेम है, क्या फ्रीक्वेंसी तो सेम है लेकिन इनका एम्पलीट्यूड देखिए आप, ये जो वेव्स जा रही है इनका एम्पलीट्यूड देखिए ये अलग है।
The loudness of a sound produced by vibrating object depends on the force exerted to produce the vibrations. Sound की loudness, जो किसी कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी लाउडनेस डिपेंड करती है उस फोर्स पर, उन वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए जितना फोर्स लगाया जाता है उस चीज़ पर डिपेंड करती है किसी भी साउंड की लाउडनेस। जितना ज़्यादा फोर्स लगाया जाएगा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करने के लिए उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा तो साउंड ज़्यादा होगा। समझ गए क्या? ज़्यादा फोर्स लगाया वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। जब आप एकदम किसी पर अगर चिल्ला रहे हो बहुत तेज तो कैसे हो, क्या होता है, आपने ज़्यादा फोर्स लगाया, ज़्यादा ताकत लगाई उस आवाज़ को निकालने के लिए, तो आपका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया तभी आपका साउंड लाउड आया। समझ में आया? तो ये लाउडनेस का कॉन्सेप्ट है कि अगर जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा साउंड लाउड होगा। अगर एम्पलीट्यूड आपका लो है तो साउंड भी आपका सॉफ्ट या फिर लो आएगा। द लाउडनेस इज रिलेटेड टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस जो है साउंड की इंटेंसिटी से रिलेटेड है, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी दैट फ्लोज नॉर्मली पर यूनिट एरिया अक्रॉस द सरफेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। साउंड की जो इंटेंसिटी होती है वो साउंड एनर्जी का अमाउंट होता है जो नॉर्मली फ्लो करता है पर यूनिट एरिया में किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर। इंटेंसिटी को आप मेज़र करते हो वॉट पर मीटर स्क्वायर में, और उसे आप डेसिबल्स में भी इंटेंसिटी क्या कर सकते हो, आप मेज़र कर सकते हो। डेसिबल्स को आप शॉर्ट में स्मॉल डी और कैपिटल बी लिखते हैं, ठीक है। 10⁻⁻11 वॉट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 डेसिबल्स। मैक्सिमम इंटेंसिटी वी कैन टोलरेट इज़ 120 डेसिबल्स। मैक्सिमम इससे ज़्यादा हम टोलरेट नहीं कर सकते, नहीं सह सकते। वीकेस्ट साउंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0 डेसिबल्स कैन नॉट बी हियर्ड। 0 डेसिबल्स तक की साउंड तो हम सुन ही नहीं सकते फिर तो। साउंड विद इन एन इंटेंसिटी ऑफ 140 डेसिबल्स प्रोड्यूस पेन इन द ईयर। अगर 140 डेसिबल्स तक साउंड चली जाती है तो ईयर्स में पेन होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। तो ये है लाउडनेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके आगे के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि पिच और क्वालिटी बचती है, वो हम आगे कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इसका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेंगे, ओके। और उसके बाद हमारा 7 चैप्टर बच जाएगा, वो भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए सारी वीडियोस देखिए, और आपको कुछ भी डाउट आता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको आपके सारे डाउट्स की क्लैरिफिकेशन वहाँ पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।